हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CSC एजुकेटर। आज हम लोग समझेंगे 5 ऐसे क्षेत्र के बारे में जिसमें भारत पूरे विश्व में सबसे आगे है। चाहे हम दवाई के एक्सपोर्ट की बात करें, मसाला निर्यात की बात करें, या सॉफ्टवेयर विकसित करने की बात करें, या भारत जो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के रूप में उभर के सामने आई है, या फिर डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो इन सभी में भारत अभी पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर रही है। तो आइए एक एक करके समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन लाया हूँ कि अभी जो करंट RBI के गवर्नर है वो कौन है। तो आपके ऑप्शंस हैं शशि थरूर साहब, या शक्तिकांता दास, एस मौर्य, या फिर कमल शाह। कमेंट्स में आप सभी लोग कीजिए आंसर, और सही आंसर मैं आप लोगों को दूंगा वीडियो के एंड में। सबसे पहले फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट की बात करें तो एस्टिमेट बताती है कि इस बार भारत ने 42 बिलियन US डॉलर यानी कि 42 बिलियन US डॉलर का जो है फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट किया है, जो कि पूरे वर्ल्ड का यानी ग्लोबल फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट का 20% है। और इंडिया ने 50% वैक्सीन जो है एक्सपोर्ट की है, यानी कि मैन्युफैक्चर की है इंडिया में, उसके बाद एक्सपोर्ट की है। कि 2018 की बात करें तो 9.4% का ग्रोथ हुआ है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में। और इसको अगर हम US डॉलर में बात करें तो 17.28 बिलियन US डॉलर इतना जो है एक्सपोर्ट किया गया है इंडिया के द्वारा। और 2019 में 19.14 बिलियन US डॉलर का एक्सपोर्ट किया गया है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और गवर्नमेंट को भी इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और ज़्यादातर जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं उसमें लो कॉस्ट जेनेरिक ड्रग शामिल होती है, और ये हम लोग बनाते हैं API से। API आप लोगों को पता होगा, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, जो कि हम लोग मोस्टली चाइना से ही मंगाते हैं। टोटल API की बात करें तो 60% हम लोग API चाइना से मंगाते हैं, और उसके अलावा जर्मनी, US, इटली और सिंगापुर से मंगाते हैं। बात करें मेजर फार्मास्यूटिकल हब्स की, तो इंडिया में बहुत सारे फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंस का हम लोग चर्चा कर लेते हैं। वडोदरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग हब है। उसके अलावा अहमदाबाद, अखिलेश्वर, उसके अलावा वापी, बादी, सिक्किम, कोलकाता, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, बेंगलोर और चेन्नई, ये सारे फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, और यहाँ से ही फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट किया जाता है। बात करें मसाला निर्यात के क्षेत्र में तो इंडिया 75% ग्लोबल जो स्पाइस है यानी मसाला है उसका एक्सपोर्ट करता है। बात करें वर्ष 2020-21 की, तो इंडिया 180 देशों को इस बार मसाला का निर्यात किया है 2020-21 के साल में। और बात करें 70% एक्सपोर्ट की, तो सिर्फ 9 देश में इंडिया ने 70% मसाला का जो है वो एक्सपोर्ट किया है, जिसमें हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले है चाइना, उसके अलावा USA, बांग्लादेश, थाईलैंड, UAE, श्रीलंका, मलेशिया, UK, इंडोनेशिया, जर्मनी है। तो इन सारे कंट्रीज़ में हम लोग मसाला का जो है एक्सपोर्ट करते हैं, और काफ़ी बड़े लेवल पे करते हैं। और बात करें IT कंपनीज़ की, तो इंडिया की जो कंपनी है TCS, आप लोग यहाँ देख पाएंगे TCS, उसके अलावा इन्फोसिस और विप्रो, HCL, ये सब लार्जर कंपनी है, लार्जर IT कंपनी है जो पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करती है। उसके अलावा बात करें डेमोक्रेसी की, तो इंडिया वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। ऑफ कोर्स हम लोग होंगे ही, चूँकि हम लोग पॉपुलेशन के मामले में दूसरे नंबर पे आते हैं, चाइना पहले नंबर पे आता है, और चाइना तो डेमोक्रेसी है नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग वर्ल्ड के सबसे बड़े डेमोक्रेसी भी हैं। और बात करें वर्ल्ड में डेमोक्रेसी की, तो ज़्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ आप देख पाएंगे, तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके अलावा यूरोप, उसके अलावा साउथ अफ्रीका के आसपास का रीजन, उसके अलावा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये सारे कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में आते हैं। बात करें इंडिया में इलेक्शंस की, तो आप देख पाएंगे हमारा टोटल जो पॉपुलेशन है वो 1.34 बिलियन का है, और 900 मिलियन यानी कि 900 मिलियन एलिजिबल वोटर्स हैं इंडिया में, जिसमें तो लगभग 400 मिलियन फीमेल वोटर्स हैं। बात करें फर्स्ट टाइम वोटर्स की, तो वो 84.3 मिलियन लोग थे जो फर्स्ट टाइम वोट कर रहे थे। और बात करें 18 to 19 एज के वोटर्स की, तो वो
15 मिलियन के आसपास थे। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि बहुत ह्यूज स्केल पर इंडिया में वोटिंग होती है, इसीलिए हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट वर्ल्ड के सबसे बड़े डेमोक्रेसी भी है। और बात करें डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो यहाँ पे एक कंपनी है NPCI, ये प्रोडक्ट्स बनाती है और लॉन्च करती है, जिसके कारण इंडिया जो है आज पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। यानी कि पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के पास है। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले UPI, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, ये भी NPCI का एक प्रोडक्ट है। और हम लोग UPI के थ्रू चाहे कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करके, जैसे कि फ़ोनपे, भीम, गूगल पे, पेटीएम या फिर व्हाट्सएप से भी हम लोग पेमेंट कर सकते हैं, अमेज़ॉन पे, ये सारे एप्लीकेशन का यूज़ करके हम लोग UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा NPCI का ही एक प्रोडक्ट है AEPS, यानी कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो बैंक अकाउंट आपके आधार से लिंक्ड है, उससे आप लोग AEPS के थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और भारत का एक सरकारी एप्लीकेशन भी है भीम, जिसमें आप लोग मर्चेंट पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप लोग ग्रोसरीज़ वगैरह या फिर कोई भी स्टोर पे जाते हैं तो वहाँ भीम एप्लीकेशन के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें IMPS की, यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस की, तो ये ज़्यादातर बैंक्स में होता है। और NPCI का ही एक प्रोडक्ट है NETC, यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। इससे टोल कलेक्शन में काफ़ी तेज़ी आई है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि फास्टैग के थ्रू जो है टोल का कलेक्शन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। और बात करें NACH, यानी कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, तो ये आखिर है क्या? काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता कि NACH क्या है, क्योंकि कुछ लोग तो UPI के बारे में जानते हैं, AEPS के बारे में जानते हैं, लेकिन NACH के बारे में नहीं जानते। तो आइए इसको समझते हैं। NACH के द्वारा हम लोग जो है क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं, लोन का EMI भर सकते हैं, उसके अलावा LPG का सब्सिडी वो रिसीव कर सकते हैं जो मिलती है हम लोगों को, उसके अलावा बिल पेमेंट कर सकते हैं, और जो सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है कॉरपोरेट्स का वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा SIP, ये सारे सर्विस जो है वो NACH के थ्रू हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें भारत बिल पे की, तो इसमें हम लोग बेसिकली जो है वो सारे पेमेंट्स कर सकते हैं जो कि हम लोग के डेली लाइफ में ज़रूरी है, जैसे कि DTH हो गया, हॉस्पिटल हो गया, गैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, हाउसिंग सोसाइटी का जो होता है, उसके अलावा म्युनिसिपल टैक्स जो होता है जो कि नगर निगम के द्वारा लगाया जाता है, उसके अलावा एजुकेशन का फ़ी जो होता है, फास्टैग अभी आप लोगों को मैंने बताया, उसके अलावा वाटर बिल पेमेंट, इंश्योरेंस का पेमेंट, लोन का रीपेमेंट, फिर केबल TV वगैरह का जो पेमेंट होता है, उसके अलावा टेलीकॉम का पोस्ट पेड या इस तरह का प्रीपेड तो हम लोग डायरेक्ट रिचार्ज करके कर लेते हैं, लेकिन पोस्ट पेड में हम लोग भारत बिल पे के द्वारा पोस्ट पेड का सर्विस यूज़ कर सकते हैं। और आप लोगों को जो मैंने क्वेश्चन दिया था कि RBI का गवर्नर कौन है, तो इसके अभी करंट में 15th गवर्नर हैं शक्ति कांता दास। और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब टू CSE एजुकेटर।